साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको शिक्षा और शिक्षक के बारे में बताएंगे। कहते हैं शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक हमेशा असाधारण होता है और शिक्षक का मतलब गुरु ही होता है और सबके गुरु हुए हैं। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। समर्पित व्यक्ति को गुरु कहते हैं, जो किसी भी मामले में किसी भी चीज को समर्पित हो। गुरु का तात्पर्य होता है भारी, हेवी, गुरुतर, गुरुत्वाकर्षण। ये सब उसी के डेरिवेटिव है। कहते हैं ना कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। किस तरह की शिक्षा वो अपने शिष्यों को देता है वो माने रखता है। हिटलर को भी किसी ने शिक्षित किया होगा। शिक्षा एक डायरेक्शन में दी जाती है, एक दिशा में दी जाती है। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। एक गुरु पर्व भी यहाँ देश के अंदर मनाया जाता है। सही शिक्षक मिलना बहुत ही कठिन काम है। अगर आपको सही शिक्षक मिल जाए तो आप जाने क्या से क्या कर जाएंगे। तो शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। जो कुछ भी आपको सिखाता है, लकड़ी का काम हो, लोहे का काम हो, टेक्नोलॉजी का काम हो, ये टेक्नोलॉजी के ही काम है, और भी अन्य काम है, हर में एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। शिक्षक मतलब उसकी जानकारी वो प्राप्त कर चुका है, इसलिए शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए कहते हैं शिक्षक साधारण नहीं होता, असाधारण होता है। इसी तरह की आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य तक्षशिला में आचार्य था। चाणक्य के पिता चड़क थे, जो मगध में आचार्य थे। क्योंकि मगध में घनानंद का शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं था और शिक्षा को बहुत महत्व नहीं देता था, इसलिए आचार्यों में असंतोष फैलने लगा। शिक्षा का किस तरह से असर था वहाँ? शिक्षा सरकार पोषित थी। शिक्षा का सारा खर्च जो है सरकार उठाती थी। उस समय घनानंद का राज्य था मगध में, तो शिक्षा पर जितने खर्च आते थे वो सब सरकार उठाती। शिक्षा मुफ्त थी, फ्री थी। लोगों को शिक्षा देने का एक रिवाज सा बन गया था कि गुरुकुल बन गया था, एक आश्रम बन गया था। उसी को आश्रम, गुरुकुल, आज उसी को कॉलेज, विद्यालय जो भी कह लीजिए। उस समय भी शिक्षक किसी एक के लिए नहीं होता था, एक समूह के लिए होता था। तो चाणक्य जो है, उनके पिताजी जो चणक थे, उन्होंने कहा तुम यहाँ के बजाय तक्षशिला चले जाओ, क्योंकि यहाँ जो है शासकीय सहायता जो मिलती है शिक्षकों को, विद्यालयों को, या जो भी है पढ़ने वालों को, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और घनानंद का शिक्षा पर ध्यान हटता जा रहा है। इसलिए यहाँ बजट, जिसको आज की दिन में कहते हैं, वो बजट सरकारी होता था। वो सरकारी बजट आता था, नहीं आता था। जो उनका प्रधान अमात्य था घनानंद का, राक्षस, उसका नाम राक्षस था, वो बार बार जो है घनानंद को बताता था कि विद्यालयों को फंड नहीं पहुंच रहा, लेकिन उस पर घनानंद का कोई ध्यान नहीं था। इसलिए चाणक्य तक्षशिला चले गए। तक्षशिला आज क्या रावलपिंडी है, वहां तक मगध का साम्राज्य था। तक्षशिला बॉर्डर था, रावलपिंडी भी बॉर्डर ही है। अब वहां रहते हुए चाणक्य ने देखा कि यवनों का बार बार आक्रमण हो रहा है सीमा पर, और कुछ हिस्सा जो है यवनों ने जीत भी लिया है और उनका प्रभाव बढ़ रहा है। तो उसने सोचा कि इसके लिए 16 महाजनपद थे, जो पूरे भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था।
जिसमें वो पुरु और अम्बिक का राज्य भी था और भी थे। मगध सबसे उसमें शक्तिशाली था। चाणक्य मगध का रहने वाला भी था। तो चाणक्य ने सोचा कि घनानंद से इस बारे में बात की जाए, जो जौनों का बार बार आक्रमण हो रहा है और अम्बिक का पतन हो चुका था, उसने संधि कर लिया था, पुरु पर भी आक्रमण हो चुका था। तो ये देखते हुए चाणक्य जो है वो मगध आया। उस समय आप समझ रहे होंगे कि रावलपिंडी से मगध आना कोई आसान काम नहीं था, तो काफी समय भी लगा। मगध में आकर के घनानंद से मिलने का टाइम लिया चाणक्य ने और उनके सामने ये प्रार्थना किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और चूंकि आप सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए इस संबंध में आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उसने निवेदन किया, परंतु घनानंद की समझ में नहीं आया और घनानंद उससे काफी जो है रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया और उसकी सोच ये थी कि मेरा तो राज्य ये इतनी दूर है, मैं वहाँ कहाँ जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँगा, मैं किसी दूसरे के लिए बचाने क्यों जाऊँगा। इस मनसा से वो क्रोधित हो गया और उसने अपने दरबार से चाणक्य को बाहर कर दिया। चाणक्य को ये अपमान सा लगा, क्योंकि वो अपने काम के लिए नहीं गया था घनानंद के, देश के काम के लिए गया। तो उसको अपमान महसूस हुआ और फिर उसने अपनी चुटिया बांधी और कहा कि तब मैं खोलूंगा इस चुटिया को जब तक कि दूसरा शासक घनानंद की जगह पर नहीं आ जाता। ऐसा ही हुआ। फिर चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ उसके यहाँ शिक्षा ले रहे थे, अभी तुरंत ही शिक्षा उनकी शुरू हुई। फिर उसने पूरा ध्यान चंद्रगुप्त पर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य पर, और उसे अस्त्र शस्त्र अर्थशास्त्र का वो तो विद्वान था ही, सब चीजों में उसको शिक्षा दे करके पारंगत किया और पारंगत करके उसने जौनों से लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया, निर्देश दिया। और चंद्रगुप्त जो है जौनों से लड़ाई लड़ने के बाद विजय हासिल किए और सेलुकस जो सिकंदर का सेनापति था, उसने अपनी हार स्वीकार की, अपनी लड़की हेलेना की शादी किया, साम्राज्य का हिस्सा दिया और एक संधि किया। उसके बाद चंद्रगुप्त की शक्ति बढ़ती गई और वो 16 जनपद को जीतकर, जिसमें घनानंद भी थे, जो 16 जनपद में भारत बटा हुआ था, उसको अखंड भारत का रूप दिया। और ये बात सामने आई, घनानंद के सामने भी यह बात आई कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, असाधारण होता है। उसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों का पालन पोषण होता है। वो चाहे तो प्रलयंकारी डिक्टेटर पैदा कर दे, प्रलय का मतलब डिक्टेटर होता है, वो चाहे तो डिक्टेटर पैदा कर दे, तानाशाह पैदा कर दे, और वो चाहे तो विद्वान पैदा कर दे, वो चाहे तो सामाजिक कार्यकर्ता पैदा कर दे, वो जो चाहेगा शिक्षक वही होगा, क्योंकि उसको शिक्षा का गहन अध्ययन है। वो जानता है कि क्या पढ़ाने से बच्चा प्रलयकारी हो जाएगा या तानाशाह हो जाएगा और क्या पढ़ाने से बच्चा जो है सही हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। हम लोग अपने शिक्षकों का बहुत आदर सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा आदर सम्मान करते थे। आज की तरह से नहीं था कि वो मास्टर साहब से माचिस मांग लेते हैं या मास्टर साहब खुद माचिस मांग लेते हैं सिगरेट पीने के लिए। मुझे याद है मिडिल स्कूल में पढ़ता था मैं, उसमें एक सोहराब करके अध्यापक थे, मुस्लिम थे, वो मैथमेटिक्स और अंग्रेजी पढ़ाते थे। मिडिल स्कूल 6 से 8 तक, 8वीं दर्जा तक होता था। ये अंग्रेजों का सेटअप था। और आप मानेंगे नहीं कि सोहराब जो है तो स्कूल में ही रहते थे और घर उनका पास ही था, नहीं जाते थे घर।
और रात को बच्चों को पढ़ाया करते थे। इसलिए पढ़ाते थे कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया, अधिक से अधिक फर्स्ट डिविजनल पैदा हो। और सोहराब वहीं रात को रुकते थे, वहीं बच्चों का जो भोजन बनता था, बच्चे जो घर से अन्न लाते थे उसका भोजन बनता था, वहीं खाता था। स्कूल का चपरासी भोजन बनाता था और खाते थे। इतना समर्पण था। तो शिक्षक का मतलब होता है समर्पित। आज की शिक्षा की तरह से नहीं था, और आज तो शिक्षा का माहौल भी नहीं है। सरकार भी शिक्षा की तरफ से बिल्कुल विमुख है। सरकारें नहीं चाहती हैं, इधर की सरकारें बिल्कुल नहीं चाहती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और शिक्षा जो है एक कामयाब सफल विषय हो। आजकल शिक्षा का माहौल उड़ाया जा रहा है। शिक्षा के बजाय शराब की दुकानें खोली जा रही। हम लोग जानते ही नहीं थे शराब क्या चीज होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षक या शिक्षा पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, और शिक्षा विभाग में भी सरकार बेईमानी कर रही है। एक और बात आपको बताएं, तक्षशिला से एक ग्रेजुएट जो है नौकरी के लिए आवेदन किया, तो उसका इंटरव्यू जो है विभाग ने लेना चाहा कि आप योग्य हो कि नहीं, जो उसने इनकार कर दिया। और उन तक्षशिला यूनिवर्सिटी को उसने बताया जा करके, या पत्र से, जो भी तो पत्र तो उस समय होता नहीं था, कि ऐसी ऐसी बात है। कोई भी यूनिवर्सिटी के अलावा, विश्वविद्यालय के अलावा कोई शिक्षा नहीं देता था, क्योंकि वहाँ गुरु होते थे, वहाँ शिक्षक होते थे, वही शिक्षा देने के लिए अधिकृत थे। कोई यूनिवर्सिटी से पास लड़के का फिर से जो है परीक्षा नहीं ली जा सकती, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। और उसने आपत्ति किया कि जब मैंने एक बार बीए के या किसी का भी एग्जाम पास कर लिया, परीक्षा पास कर ली, तो फिर दोबारा जो है वो विभाग या वो राजा या वो जो भी हो, वो कैसे मेरी परीक्षा ले सकता है? उसको परीक्षा लेने का अधिकार भी नहीं है। परीक्षा लेने का अधिकार तो यूनिवर्सिटी को है, जो शिक्षा के संबंध में सर्टिफिकेट जारी करती है या डिग्री जारी करती है। फिर उसको एग्जाम लेने का, विभागों को एग्जाम लेने का अधिकार भी नहीं है। वो किस हैसियत से, किस पावर से एग्जाम लेंगे? लेकिन यहाँ तो अंधेर गर्दी चौपट राजा चल रहा है। न राजा को कुछ पता है, न प्रजा को कुछ पता है। किसी भी मामले में जो चल रहा है सो चल रहा है, जो मर्जी हो सो करिए। आजकल तो पूरी तरह से मर्जी के ऊपर जो है शासन चल रहा है। जो मंत्री जी ने कह दिया, जो मुख्यमंत्री ने कह दिया, जो और भी अमला फैला कह दी, जो शासन के प्रशासनिक अधिकारी करती है, वही नियम है। तो एग्जाम लेने का अधिकार जो है रेलवे को नहीं है, लेकिन रेलवे एग्जाम लेता है। एग्जाम लेने का अधिकार इनकम टैक्स को नहीं है, वो किस पावर से लेगा? एग्जाम तो यूनिवर्सिटी लेती है, उसका काम है डिग्री देखना। तो देश की दुर्दशा जो है वो छिपा नहीं है, देश की दुर्दशा निश्चित रूप से होनी है। इसलिए मैं लोगों से भी कहता हूँ, पब्लिक से भी कहता हूँ और जनता से भी कहता हूँ कि सरकारों को पलटते रहिए। जैसे रोटी पलटी जाती है, नहीं तो रोटी एक तरफ जल जाएगी। और ये अगर ज्यादा दिन तक रहे, एक सरकार रही, तो निश्चित है कि वो भ्रष्ट हो जाएगी। वो निश्चित है कि भ्रष्ट होगी। ये निश्चित है कि उसके एमएलए भी भ्रष्ट होंगे और पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार का भेद चढ़ जाएगा। इसलिए सरकार 5 साल से ज्यादा मत रखिए। एक को बदलिए, दूसरे को लाइए, फिर बदलिए, फिर दूसरे को लाइए, ताकि उनके अंदर एक डर बना रहे कि हमारी विदाई भी है इसके साथ। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, सब पढ़ ही रहे होंगे। तो देश दुर्दशा की तरफ जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, गुलामी की तरफ जा रहा है। और देश के कर्णधार स्वयं भी दोषी हैं और उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इसलिए
शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में लाइए, अशिक्षित को कतई नहीं लाइए, और शिक्षा का महत्व बढ़ाइए। सरकारों को मजबूर करिए कि वो बच्चों को शिक्षा दे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, वीडियो बहुत ही सारगर्भित है, और दूसरों को भी बताइए, अपने भी पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।